So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 10. I hope कि आप मेरी आवाज भी सुन पा रहे हैं और स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है आप तक इजीली। जी, फीडबैक दे देंगे कुछ मुझे शॉर्ट सा। राइट, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम आ गए ऑडिट प्रिपरेशन एंड मेथोडोलॉजी के ऊपर। जिस तरह हमने ऑडिट का सीक्वेंस डिस्कस किया था, ये उसी सीक्वेंस को फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। बेसिकली चूंकि ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो फॉर्मेट होता है, ये टेम्पलेट होता है, इसमें डिटेल ज्यादा मेंशन की जाती है, मतलब मैक्सिमम डिटेल इसमें मेंशन की जाती है। लेकिन जब आप एक्चुअल ऑडिट परफॉर्म करते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी और डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, आप इसमें थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हैं इस डिटेल को, ठीक है जी। बट मैक्सिमम डिटेल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं ऑडिट प्रिपरेशन और मेथोडोलॉजी के ऊपर। ऑडिट ऑब्जेक्टिव आपने मेंशन करने हैं जी। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑडिट इज टू इवैल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन and effectiveness of the operational health and safety management system, including evaluation of the conformity to the requirements of ISO। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि इसका मेन मकसद है कि जो आप इम्प्लीमेंटेशन की है इस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो कितनी इफेक्टिव है, हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। और आपने जो उसकी क्लॉजेज है स्टैंडर्ड की, उसको किस हद तक आपने पूरा किया है, उसको कितना कंफर्मिटी है उन क्लॉजेज के साथ, कितने परसेंटेज आपने वो क्लॉजेज की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। ये दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव। अमूमन यही ऑब्जेक्टिव होता है आपके मैनेजमेंट सिस्टम का जनरली। उसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑडिट आर टू कंफर्म दैट the organization has determined the boundaries and applicability of the management system in scope। ठीक है जी। ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको स्कोप दिया है वो प्रॉपर डिटरमिन हुआ है, ठीक है ना। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है जो आपने चेक करना होता है। The management system conforms with all the requirements of the audit standard क्लास 4 to 10। क्लास 4 से 10 जो ऑपरेशनल क्लासेस हैं वो सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। The management system conforms with all applicable legal and regulatory requirements। चूंकि आपने ये मैनेजमेंट सिस्टम की मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि लीगल जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर लॉज, जिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वो उसको कंपनी को डिटरमिन करनी चाहिए, जो मुल्की कवानीन उसके ऊपर लागू होते हैं, तो उनको चेक करना आपका ऑब्जेक्टिव है। द मैनेजमेंट सिस्टम इज कैपेबल ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज। अब ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी बनाई हुई है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव मेंशन किए हुए हैं कि क्या ये मैनेजमेंट सिस्टम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये आपने चेक करना है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड इट्स मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द process needed for their interactions in accordance with the requirements of the। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर जो है वो स्टैब्लिश किया है पहले सिस्टम को, मतलब उसका नॉलेज गेन किया है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया है। जैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया था, एक प्रोजेक्ट प्लान बनाया था, उस प्लान के मुताबिक, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी चेक होती है ऑडिट के दौरान में, आप उनसे इम्प्लीमेंटेशन प्लान मंगवा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद उससे पहले कोई ऑडिट हुआ है, उसको चेक किया गया कि नहीं उसकी कोई मतलब इस सिस्टम की, या फर्स्ट ऑडिट है या उससे पहले कोई ऑडिट परफॉर्म हुआ है, ताकि जो प्रोसेस काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, उन मान क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जो कि ISO 45001 2018 का स्टैंडर्ड कहता है, क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक। उसके बाद क्राइटेरिया, आप ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है, आप ये एक जेनेरिक जनरली चीजें मेंशन नहीं हुई है, आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं क्राइटेरिया। मतलब है कि द ऑडिट क्राइटेरिया, द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस ऑडिट्स आर ऑल क्लॉजेस इंक्लूडिंग एसोसिएटेड सब क्लॉजेस ऑफ ISO 45000। यानी मुमकिन है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके ऑडिट स्कोप में सिर्फ 4, 5 और 6 क्लॉज शामिल हो, 7, 8, 9 शामिल ना हो, तो फिर उसमें जब आप ऑडिट क्राइटेरिया मेंशन करेंगे तो उन्हीं क्लॉजेस का आप ऑडिट क्राइटेरिया मेंशन करेंगे।
आप उससे बाहर नहीं जाएंगे अपनी बाउंड्री से, ठीक है ना, मतलब अपने स्कोप से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप पूरे सिस्टम का हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं इस रिपोर्ट के अगेंस्ट, इस रिपोर्ट में हमें पूरे सिस्टम का करना है, तो इसलिए तमाम क्लॉजेस मेंशन हुई है। क्लास 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एसोसिएटेड सब क्लॉजेस, क्लास 5 लीडरशिप और इसकी एसोसिएटेड सब क्लॉजेस, इसी तरह क्लास 6 है, 7 8 9 10 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। कोई और इस मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो इंटरनल कोई इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो वो कोई मतलब है कि फुलफिल किए हुए ऑर्गेनाइजेशन ने या नहीं किए हैं। ये एडिशनल क्राइटेरिया, ये जो आखिरी दो है ना, ये एडिशनली शामिल किए गए हैं, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो क्लास 4 to 10 है, ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है ना, इनकी सबकी मतलब इसके अंदर जितनी भी सब क्लासेस हैं उनको तो आप लाजमी आपने क्राइटेरिया में शामिल करना है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है एनेक्स ए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, ये आपको समझाने के लिए एडिशनली शामिल कर दी गई है कि आप क्राइटेरिया में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी शामिल कर सकते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होती है। मसलन फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई ईपीए का कानून लागू होता है, कोई और ऐसा कानून लागू होता है जो कि मतलब जिसको फुलफिल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आप एडिशनल क्राइटेरिया पॉइंट में भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बट जो मैंडेटरी है वो ये क्लास 4 to 10 और उसकी एसोसिएटेड सब क्लासेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। use of logo and trademark documentation and process defined in the management system developed by the client। ये एक जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ऑडिट मेथोडोलॉजी, प्लीज एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय द ऑडिट टीम टू परफॉर्म दिस ऑडिट सिमिलर टू सैंपल फ्लो। अब ये नीचे एक सैंपल दिया हुआ है, मेथोडोलॉजी आपने किस तरह जो है वो करनी है, मेंशन करनी है। ऑडिट टीम वाज कंडक्टेड ए प्रोसेस बेस्ड ऑडिट फोकसिंग ऑन द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स, रिस्क्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी आप जैसे हमने मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना शुरू में, मतलब मैनेजमेंट जो एक था पीडीसीए मतलब, और एक था रिस्क बेस्ड थिंकिंग, ठीक है ना। मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी में जो मेन आपका इशू होता है वो रिस्क होते हैं आपके, या हैजर्ड्स होते हैं, या आपकी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ऑडिटर्स हैव यूज्ड ऑडिट प्रोसीजर्स टू कलेक्ट एविडेंस इन sufficient quantity and quality to validate the conformity of the management system of the organization. The use of audit procedures in a systematic way reduces the audit risk and reinforce the objectivity of the audit compliance. The audit team has used a combination of the evidence collection procedure to create their audit test plan. The audit method used to consisted of reviews, observation of the activities, review of the documentations and records, technical tests and analysis of the sampling। ये देखिए पूरी अपनी मेथोडोलॉजी उस ऑडिट को परफॉर्म करने की यहाँ पे मेंशन कर दी। एनालिसिस प्रोसीजर्स allows the audit team to draw conclusions concerning a whole by examining a part. It allows the auditor to estimate characteristics of the population by directly observing a part of the whole population. The sampling method used during this audit was a systematic sampling or interval sampling technique with a margin error of 3 to 5%। मतलब आपने इंटरव्यू की टेक्निक कौन सी है अप्लाई की, इसमें ऑडिट मेथोडोलॉजी में ये चीज भी मेंशन होती है कि अगर आप वर्चुअल ऑडिट कर रहे हैं या फिर ऑन साइट ऑडिट कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी में आप ये चीज भी मेंशन कर रहे हैं, कर सकते हैं कि अगर आपने वर्चुअल ऑडिट परफॉर्म किया तो आप उसको वर्चुअली मेंशन करेंगे। टेक्निकल टेस्ट भी कंडक्ट हुए हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस और कंट्रोल हैव नॉट बीन performed by the auditors themselves। Operations have always been performed by the person of the auditing, ठीक है जी। अब देखिए जो वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, टेक्निकल टेस्टिंग, वो ऑडिटर टीम ने ऑडिटर टीम तो परफॉर्म नहीं करती, वो तो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है जिनकी कंपनी है। आपने उनकी टेस्ट रिपोर्ट को चेक करना होता है सिर्फ कि आया वो टेस्ट रिपोर्ट है उस प्रोसीजर को फॉलो करती है या नहीं करती, जिसके मुताबिक वो टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं। आप देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि
कोई भी काम जो आप रिटर्न वर्क के अलावा करेंगे वो सेव वर्क मेथड कंसिडर नहीं होता, वो अनसेव वर्क मेथड कंसिडर होता है। जुबानी कलामी कम से कम जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर कोई जुबानी कलामी काम नहीं होता कि जी मैनेजर ने कह दिया जी इसको उठा के उधर कर दो, उसको उठा के इधर कर दो, ये मतलब है कि वो चाहे वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो सप्लाई का डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का है, मेंटेनेंस का है, कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होंगे ना वो किसी प्रोसीजर के तहत हो रहे होंगे। प्रोसीजर क्या होता है? रिटन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा, अगर नहीं है तो वो फिर नॉन वायलेशन है, वो आपकी वायलेशन है, सॉरी नॉन वायलेशन बट वायलेशन है, ठीक है। तो रिटन प्रोसीजर हर प्रोसेस का मौजूद होना चाहिए एज पर दी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि हम मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली उन जो प्रोसीजर होते हैं ना उन्हीं को चेक करते हैं कि क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। बात का देखिए आप, हमारे यहाँ पाकिस्तान में गलतियां की लोग क्या करते हैं कि मतलब जब कोई ऑडिट करवाना हो तो इनको मसूरी पड़ी होती है, तो फिर क्या करते हैं कि दूसरी कंपनीज के डॉक्यूमेंट चोरी करके या उनसे किसी तरह लेके उनके ऊपर डेट चेंज कर देते हैं, अपना लोगो शोगो हटा के अपना लगा देते हैं, नीचे डिटेल चेंज करते नहीं, फिर जब ऑडिटर आता है उनको पढ़ता है तो वो पकड़े जाते हैं। अब इसमें मसला ये है कि वो इतने या तो शार्प होना कि मतलब एक एक चीज को एडिट करें, उसके अंदर उसको अपनी अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसको बनाए। ऐसा होता नहीं, बात का तो गलतियां कर जाते हैं बीच में, के ऊपर डेट चेंज कर दी, साइन भी सारा कुछ अपडेट कर दिया, बाकी चीजें भी कर दी, लेकिन नीचे जो है ना कहीं बीच में कोई पॉइंट गलत ऐड कर देंगे, ठीक है ना, या ऐड हुआ होगा उसको खत्म नहीं करेंगे। तो फिर जब ऑडिटर आते हैं वो कहते हैं कि यार इसमें लिखा तो ये है, आप कर क्या रहे हैं, कर आप इसके अगेंस्ट रहे हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशन आ जाती है, फिर नॉन कंफर्मिटी आपकी आ जाती है। तो ये एक सैंपल है छोटा सा ऑडिट मेथोडोलॉजी लिखने का, ठीक है। एक बड़ा परफेक्ट सैंपल लिखा हुआ है, इसको फॉलो किया जा सकता है, आप कर सकते हैं इसको। बट ये है कि अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी है कि ऑडिट मेथोडोलॉजी उस हिसाब से लिखनी है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए previous audit results of the last audit of the system have been reviewed in preparation for this audit in particular to assure appropriate practice and corrective actions, ठीक है जी। ये this review has concluded that any non-conformity identified during previous audit has been corrected and the corrective actions continues to be effective। मतलब प्रीवियस ऑडिट का आप मेंशन करेंगे जी, प्रीवियस ऑडिट जो परफॉर्म हुआ था उसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन हुई थी नॉन कंफर्मिटीज की, तो उसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स ले लिए गए हैं। अमूमन ये जो प्रीवियस ऑडिट का जो सेक्शन है ना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जो आप बहुत सारी रिपोर्ट्स देखेंगे कंपनी की, इतनी डिटेल से बहुत कम आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, ठीक है। वो इस तरह के सेगमेंट उसमें ऐड नहीं किए करते, लेकिन मैंने क्यों किए हुए थे कि हमने ट्रेनिंग करवानी होती है, ट्रेनिंग में हमने मैक्सिमम चीजें बतानी होती है लर्निंग को, ठीक है। उसके बाद ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग हमारा आपका पता है जो हमने कल डिस्कस किया था पूरा ऑडिट का सीक्वेंस, उसमें शुरू में ही था कि ऑडिट की आप इनिशिएट करना है, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी है, फिर उसकी प्लानिंग करनी है, तो ऑडिट प्लानिंग को भी यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है। The team leader of the audit has established an initial contact with the auditing to make arrangements for this audit। देखिए आपने रिपोर्ट में ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि हमने ऑडिट की प्लानिंग भी की है बाकायदा, इंक्लूडिंग स्केड्यूलिंग द डेट, द टीम लीडर हैज वैलिडेटेड द। अब यहाँ पे टीम लीडर मेंशन है ना, अगर आप एक इंटरनल ऑडिटर है तो फिर आप आई मेंशन करेंगे कि I have established an initial contact with my team, my contact person, including I have scheduled the dates, I have validated the feasibility of the audit and objectives, the audit scope, the location, and the audit criteria. The audit plan was sent to the audit team and it was confirmed before the opening meeting before the audit team and the audit team। मैंने आपको बताया था ना, ये जो इनिशिएशन होती है, प्रिपरेशन होती है, प्लानिंग होती है, ये कंडक्ट ऑफ द ऑडिट से पहले होती है, यानी आप इस साइट पे आने से पहले ये सारे काम कर चुकी होती है, ठीक है। साइट पे तो आप आके आपने फिर ओपनिंग मीटिंग करनी होती है, और ओपनिंग मीटिंग के बाद आपका काम शुरू हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट रिव्यू जो है आपका प्रोसीजरल रिव्यू जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके साथ साथ आप जनरल ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, साइट विजिट भी करते हैं, साथ साथ रिव्यूज भी करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, कहीं पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आपने लेनी है, कहीं पे कोई पिक्चर लेनी है, कहीं पे कोई मूवी बनानी है, वीडियो भी लोग बनाते हैं आजकल,
to prove their stance, मतलब कि उसका आप अटैच करते हैं. The on-site audit was started with the opening meeting, which has been attended by the general manager and the assessor responsible. The ABC profile, audit purpose, methodology, reporting system, appeal process, and confidentiality were briefly presented to the client during the opening meeting. लेकिन अब देखिए, जो आप पहले ऑडिट इनिशिएट करते हैं, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आप जब ओपनिंग मीटिंग में आ जाते हैं, कंडक्ट ऑफ द ऑडिट के दौरान जो पहली एक्टिविटी होती है आपकी ऑन साइट, उसको ओपनिंग मीटिंग है, उसमें आप ये चीजें एक दफा रीवैलिडेट करते हैं, स्कोप रीवैलिडेट करते हैं, आप मेथोडोलॉजी मतलब रीवैलिडेट करते हैं, आप इसमें क्योंकि आपने रिपोर्ट में चीजें मेंशन करनी होती है, तो आप उनको एक दफा रीकन्फर्म करते हैं और मजीद उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट की तो वो आप पूछ लेते हैं. अब ये अगला 2.6 का जो इसमें सेगमेंट है, दैट इज की पीपल इंटरव्यू. ठीक है, अब अगर कोई आपने इंटरव्यू कंडक्ट की है तो आप उनकी डिटेल मेंशन करेंगे कि मेल क्या था, टाइटल, डिपार्टमेंट, प्रोसेस, डेट ऑफ इंटरव्यू एक्सेट्रा. ये इस तरह का टेबल बना के आप उसमें मेंशन करेंगे. एबीसी कंप्लेंट एंड अपील प्रोसेस के जो कंप्लेंट एंड अपील प्रोसेस है वो आप मेंशन करेंगे कि उस कंपनी की जो पॉलिसी है कंप्लेंट की उसके मुताबिक हैंडल किया जाएगा इसको. एनी क्लाइंट may appeal any decision made by the audit or auditor or auditing. Appeals must be in writing and are addressed using ABC's procedure for handling appeals and disputes. If ABC fails to resolve the appeal to the organization's satisfaction, the appeal can be escalated to advisory board. ठीक है जी, ये भी आपने डिटरमाइन करना होता है. उसके बाद है सिग्निफिकेंट ऑडिट ट्रेल्स फॉलोड. और ये है आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो आपका आगे हम जो रिपोर्ट है मतलब इसको भी हम डिस्कस करते हैं. उसमें जो आप मेन जो की पॉइंट्स हैं वो किस तरह आप उसमें उसको उसकी डिटेल आप मेंशन अंदर की कॉलम स्टेटस. जैसे मैं आपको बताता हूँ, चले मैं पहले आपको इसका ये बता देता हूँ. ये देखेंगे आपका जो है वो बेसिकली ये आपकी जो मतलब एक कंपाइल्ड स्टेटमेंट होती है ऑडिट रिपोर्ट की, ये आपके सामने नजर आ रही है. अब ये स्क्रीन आपको कंप्लीट नजर आ रही है ना जी. ये जो है क्लॉज रिक्वायरमेंट स्टेटस ऑडिट एविडेंस नंबर ऑफ एनसीज, ये बेसिकली ये जो टेबल फॉर्म में आपकी रिपोर्ट है, असल सारी गेम इसके अंदर होती है. ठीक है जी, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज आपको यूज करनी होती है ये ऊपर आप उसको स्टेटमेंट कर देते हैं. सिग्निफिकेंट ऑडिट ट्रेल्स के ए का जो होगा अंडर दी कॉलम स्टेटस, ये जो स्टेटस का कॉलम है आपका स्टेटस यही है ना. आपने वहां पे डिटरमिन कर लिया क्राइटेरिया सारा अपना, क्लास 4 का क्राइटेरिया, क्लास 5 का क्राइटेरिया, 6 का क्राइटेरिया, 7 का, उनकी सब क्लासेस 8 का क्राइटेरिया, ये सारा क्राइटेरिया आपने डिटरमिन कर लिया. अब आपने उसका अगला टेबल है आपका स्टेटस. ठीक है जी, आपने ये देखना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग है, इसका कोई एविडेंस कोई प्रूफ आपके पास है कि क्या उस कंपनी ने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है. अगर तो ये चीज है तो फिर आप इसमें लिखेंगे ए यानी एक्सेप्टेबल, ए लिखेंगे. और वो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया है, मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, जो एक एविडेंस है आपके पास, वो आप एविडेंस यहाँ पे साथ अटैच करेंगे. ठीक है, एविडेंस भी अटैच करेंगे और फाइंडिंग्स अगर आपकी मसल फर्स्ट करें तो ये आ जाती है आपकी स्टेटस रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल है, या मेजर नॉन कंफर्मिटी है, माइनर नॉन कंफर्मिटी है, या ऑब्जर्वेशन है, या ओएफआई अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है. तो उसका यहाँ पे एक सिंपल सी फाइंडिंग भी लिखेंगे आप, और साथ जस्टिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग उस डॉक्यूमेंट का, उस एविडेंस का भी जिक्र करेंगे. मसलन फर्स्ट करें कि आपका उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डिटरमिन ही नहीं किया कॉन्टेक्स्ट, एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज का कोई डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है.
तो आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है जी। अगर बिल्कुल मौजूद नहीं है तो मेजर नॉन कन्फर्मिटी होगी, अगर पार्शली मौजूद है तो माइनर नॉन कन्फर्मिटी होगी। और साथ आप अपनी फाइंडिंग लिखेंगे कि आई हैव चेक्ड all the procedure document I informed to the responsible person to provide me with the document, but he failed to provide, so that my finding is that this is observation, ठीक है जी। यहाँ पे अगर फर्स्ट करें एक नॉन कंफर्मिटी है तो उसका नंबर भी आप मेंशन कर देंगे, दो है तो दो कर देंगे, तीन है तो तीन कर देंगे। अब वो नॉन कंफर्मिटी कैसे की होती है उसकी भी एक रिपोर्ट होती है, वो आगे एनेक्सर में दी हुई है, मैं आपको उसकी भी ब्रीफिंग दे दूंगा। उसके बाद आपको आप देखा है 4.2 है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, understanding the needs and expectations of the workers and other interested parties. 4.3 है determining the scope of the OHS management, quality management is process, OHS management system, ठीक है जी। फिर लीडरशिप का, फिर पॉलिसी, 5.2 पॉलिसी, मतलब ये पॉलिसी वाला की सब क्लास आप ले रहे हो, OHS पॉलिसी जो है, ठीक है। अब OHS पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने कहा उस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे ये डॉक्यूमेंट ला के दे क्योंकि मैंने चेक करना है इस क्राइटेरिया के मुताबिक, वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, मेजर नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर नॉन कन्फर्मिटी, पॉलिसी मौजूद ही नहीं है आपकी, ठीक है जी। ये लिखेंगे मेजर नॉन कन्फर्मिटी आप, और उसकी रीजंस आप लिखेंगे, एविडेंस लिखेंगे, फाइंडिंग लिखेंगे that I spoke to the responsible person. I requested him to provide me this document, but within this time period, he was failed to provide me. So this is as per the clause of 5.2. Yes, this requirement, the responsible person failed to provide me this document. This means this is a major non-conformity, and the statement of the fact, आप उनके किसी ऑपरेशन मैनेजर की स्टेटमेंट लिख पाएंगे कि जी आपकी पॉलिसी नहीं है, मुझे आप लिख के दें कि आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर है तो उसका तो मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, या फिर वर्बल मुझे स्टेटमेंट दें, या जिस तरह भी आप उसकी स्टेटमेंट लेंगे। अगर वो इनकार करेंगे तो फिर उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो इनकार कर देते हैं तो आप लिख दे दीजिए आई ट्राई टू इंटरव्यू देम to ask for the statement of the fact but they refused me, आप वहाँ पे एविडेंस में लिख देंगे, आप उसकी जो फाइंडिंग होगी आपकी वहाँ पे मेंशन कर देंगे आप, क्लियर होगा जी यहाँ पे। इसी तरह आप प्लानिंग की तमाम सब क्लासेस का क्राइटेरिया सेट करेंगे, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इसी तरह आप जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। उस यूज ऑफ लोगो एंड ट्रेडमार्क, अगर उसकी कोई पॉलिसी या लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑडिटेड एमएस, ठीक है। अगर मैनेजमेंट सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कोई लिस्ट किए हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप उनसे लोगो ट्रेडमार्क की पॉलिसी पूछ सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं होता, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट डज नॉट रिलेट विद दी these operational requirements। मेन मकसद ये होता है आपका ये जो क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कराना। अब आ जाती है आपकी फाइंडिंग्स। अब फाइंडिंग्स की जो मतलब है कि शॉर्ट वर्ड्स होंगे वो तो इस तरह लिखे जाएंगे, एक्सेप्टेबल है, मतलब अगर आपने किसी सब क्लास का ऑडिट किया है, उसकी अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल गया उसका, ठीक है, और इफेक्टिव भी है, जिस तरह उसको बनना चाहिए उस तरह वो बनना भी हुआ है, अपडेटेड है, साइन हुआ है मैनेजमेंट से, और उसके मुताबिक काम भी हो रहा है, तो इसका मतलब है दैट इज एक्सेप्टेबल। ये आप ए लिखेंगे, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब फर्ज करें कोई यहाँ पे ऐसी क्लॉज है, ये सब क्लॉज है जिसकी एप्लीकेबिलिटी उसके मेंशन ही नहीं होती उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। मतलब है कि वो जैसे एक एक होता है मैनुअल कंबाइंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ये नीड्स या इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज डिटरमिन कर लिए हैं, सॉर्ट एनालिसिस कर लिया, तो फिर वो वहाँ पे मतलब नॉट एप्लीकेबल में यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसमें मुझे मतलब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो एक मैनुअल के अंदर एड्रेस हो गया ये चीज, ठीक है जी। और वैसे उम्र ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल हो, क्योंकि ये सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी सब क्लासेस मैंडेटरी हैं। फिर भी कोई ऐसी क्लास होती है जिसकी एक्सेप्शन लेना चाहती है कंपनी, तो उसको आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे।
मतलब एक ऑप्शन के तौर पे आपके पास मौजूद है। Evidence should be provided also for acceptable clauses. ठीक है जी? If non-conformity is identified minor or major, please include the number of non-conformities in the column number of NCs. ये कॉलम है आपका number of NCs, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि एक non-conformity है, 2 है, 3 है, जितनी भी है उसका नंबर मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया इस तरह। उसके बाद में मेजर नॉन कंफर्मिटी क्या होती है, जो फाइंडिंग्स है आपकी उनको डिफाइन किया गया ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। हालांकि आप समझ चुके हैं इस चीज को, बार इस रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन कर दिया गया कि ऑडिट फाइंडिंग्स वर कम्युनिकेटेड टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द क्लोजिंग मीटिंग। द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशंस बाय द ऑडिट टीम was also communicated to the management during the meeting. The evaluation of the audit finding is based on the following definitions. Non-conformity ये है, the number of minor non-conformity against one requirements can represent a total failure of the system and thus be considered a major non-conformity, or any non-conformity that would result in the probable shipment of a non-conforming product. Minor non-conformity की definition क्या है, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन किया, प्रिंसिपल फॉर इक्विपमेंट की डेफिनेशन किया, वहां पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है जी। अब वो 4.2 पार्ट आ जाता है, मेजर नॉन कंफर्मिटी सी आल्सो एनेक्स ए, प्लीज एक्सप्लेन इफ देयर आर मेजर नॉन कंफर्मिटी फाउंड ड्यूरिंग द ऑडिट। एनेक्स ए की तरह चलती है, एनेक्स ए की तरह जी नीचे आ जाए, ये एनेक्स ए है, ये है रिपोर्ट नॉन कंफर्मिटी की। ठीक है, जो आप नॉन कंफर्मिटी आइडेंटिफाई करते हैं उसकी रिपोर्ट भी बनाते हैं, क्योंकि आपने वो रिपोर्ट अपने साथ अटैच करनी होती है एज एविडेंस। ठीक है, ये इस तरह के फॉर्मेट होता है रिपोर्ट नॉन कंफर्मिटी का। डेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीआईडी अगर कोई आईडी है इसकी नॉन कंफर्मिटी की। ठीक है, स्टैंडर्ड ये है, नॉन कंफर्मिटी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस एरिया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स क्या है, क्लॉज कौन सी है जिसमें ये जिसकी वायलेशन हुई है, नॉन कंफर्मिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। मसलन वो उसकी डिटेल मेंशन करेंगे कि जी हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी जिसे है क्लास 5.2 है, एरिया कौन सा है आपका, एरिया आपकी होल फैक्ट्री है या होल कंपनी है। ठीक है ना, ग्रेड आपने इसको क्या दिया, ठीक है, ग्रेड मेजर है, माइनर है, उसके बाद किसने इसको टू बी कंप्लीटेड बिफोर, किसने उसको मेजर नॉन कंफर्मिटी को फिर जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये है टू बी कंप्लीटेड बिफोर, मेंशन करनी है रूट कॉज एनालिसिस व्हाट फेल्ड इन द सिस्टम टू अलाउ दिस एनसी टू अकर, करेक्शन corrective action what is done to solve this problem and to prevent correction corrective actions, वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टिव एक्शंस। यानी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट है आपकी नॉन कंफर्मिटी की, क्योंकि ऑडिट का जो पर्पज होता है बेसिकली आपने ना सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना होता है बल्कि आपने उसके लिए यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस भी मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिफाइन करने होते हैं, और अगर फॉलो अप में ये करेक्टिव एक्शन क्लियर हो जाते हैं तो फिर ये नॉन कंफर्मिटी आपकी क्लियर हो जाती है। अगर फॉलो अप में भी क्लियर नहीं होती तो फिर आप इसको एज इट इज रिपोर्ट कर लिखिए, उसको ऑडिट को फेल कर देते हैं। ऑडिट फेल मतलब है कि बड़ी एक्सट्रीम पे जाके होता है। मैं आपको बताऊँ यूजुअली ऑडिट फेल नहीं किया जाता या डेफर कर दिया जाता है या उसको अमूमन फॉलो अप में जाके वो पास कर दिया जाता है। ठीक है, Annex B में certification information, number of the certification for the hard copy, language, name of the company, सर्टिफिकेशन स्कोप स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली ये जो एनएक्स बी है ये सर्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगर आप सर्टिफाई करवा रहे हैं अपनी कंपनी को तो उससे रिलेटेड डिटेल्स है, ये आपकी इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड डिटेल्स नहीं है। ठीक है, सर्वेलेंस प्लान भी आप कर सकते हैं जिसको हम सर्वेलेंस ऑडिट कहते हैं, या हम इसको कहते हैं कि मतलब उसका पूरा प्लान आप बनाते हैं जिसको ऑडिट प्लान कहते हैं, इसको सर्विलेंस प्लान भी हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। इसका आप मतलब कि सर्विलेंस भी करके चेक कर सकते हैं कि आया ये क्लॉजेज जो नॉन कंफर्मिटीज फाइंड आउट की थी पहले ऑडिट फाइंडिंग में वो यहाँ तक क्लियर हो गई है या नहीं की दोबारा। अब देखिए ये सर्विलेंस प्लान 2021 में हुआ है, फिर 22 में हुआ है, फिर 23 में हुआ है, फिर 24 में हुआ है। तो ये यहाँ पे मतलब है कि आप मेंशन कर सकते हैं जितने भी सर्विलेंस ऑडिट आप ने किए हुए हों। बट जो मेन इसका पार्ट होता है वो ये 5 तक होता है आपकी रिकमेंडेशंस तक। ठीक है, वी विल रिकमेंडेशन प्लीज रिकमेंड वेदर द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
being audited should be certified or not certified. यहाँ पे तो लीगल ऑडिटर की रिकमेंडेशन लिखी है ना, लेकिन यहाँ पे आप इंटरनल ऑडिटर की लिखेंगे अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या ये ऑडिट आप फेल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, या डेफर कर रहे हैं, और उसकी लॉजिकल रीजन के साथ मेंशन करेंगे। ठीक है, ऑडिट कंक्लूजन्स का भी स्कोप है 5.2 में, ये देखिए आप, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड ऑडिट रिकमेंडेशंस, सिस्टम मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी। ऑडिट कंक्लूजन्स क्या है, हैज देयर बीन एनी सीरियस डेविएशन फ्रॉम द ऑडिट प्लान, क्योंकि ये देखिए ऑडिट कंक्लूजन्स होते हैं ना, ऊपर तो आपकी आ गई ऑडिट फाइंडिंग, जिसको हम कंफर्मिटी, नॉन कंफर्मिटी ये कह रहे हैं, ये है हमारी ऑडिट फाइंडिंग्स। 5 में है ऑडिट कंक्लूजन। ऑडिट कंक्लूजन ये कि जो आपने मतलब है कि वो नॉन कंफर्मिटी फाइंड आउट किया है, उसकी वो इतनी सीरियस है कि उसकी बेसिस के ऊपर आप ऑडिट फेल कर सकते हैं। मतलब ये कंक्लूजन आपने देना होता है, और कंक्लूजन भी आपने लॉजिकल तरीके से देना होता है। आपने देखना होता है कि क्या जो कुछ सवाल हैं वो एड्रेस हुए कि नहीं, जैसे हैज देयर बीन एनी सीरियस डेविएशन फ्रॉम योर प्लान। अगर सीरियस की डेविएशन है कि वो ज्यादा सीरियस है, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे यस। ठीक है ना, यस लिखेंगे तो ये आपको कंक्लूजन आएगी, ये आपके ऑडिट को फेल कर देगी ये चीज। आर देयर एनी सिग्निफिकेंट इश्यूज इंपैक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है ना, कोई ऐसे सिग्निफिकेंट इश्यूज जो आपके ऑडिट प्रोग्राम को उन्होंने खराब किया, ठीक है ना, कंपनी को कोई इन्फ्लुएंस हुआ है, कि थर्ड पार्टी कोई प्रेशर आया आपके ऊपर, तो उसको आप यस कर सकते हैं। आर देयर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस अफेक्टिंग द मैनेजमेंट सिस्टम सिंस लास्ट ऑडिट टुक प्लेस। मतलब जो पिछला ऑडिट से लेकर अभी तक जो ऑडिट आप कर रहे हैं उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल कर दे, नो कर दे, यस है यस कर दे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑडिट कंक्लूजन है, इनकी बेसिस के ऊपर फिर आप अपनी रिकमेंडेशंस लेंगे फाइनल। The audit was successful in meeting the stated objectives। ठीक है, ये देखिए आप, ये कंक्लूजन आपने खुद से डिटरमिन किए ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग्स। ये जो फाइंडिंग्स आप निकालते हैं ना, मेजर नॉन कंफर्मिटी, माइनर नॉन कंफर्मिटी, इनकी इन फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप अपने कंक्लूजन मेंशन करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मैक्सिमम सिनेरियो है जो आपके सामने पेश हुआ है। मतलब है कि ये जेनेरिक वो स्पेसिफिक नहीं है किसी इंडस्ट्री के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी आयल एंड गैस कंपनी का ऑडिट है या किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ऑडिट है। नो, इट्स ट्रेनिंग पर्पज जेनेरिक ऑडिट फॉर जनरल इंडस्ट्री। आप उसको किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखना होता है जो सीक्वेंस ऑफ ऑडिट है उसके मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चीजें आई। जबकि ऑर्गेनाइजेशन जब रिपोर्ट्स बनाती है ना कई, तो मतलब है कि वो उन चीजों को बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। मसलन वो प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस नहीं फॉलो करते, प्रॉपर तरीके से वो मतलब बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मेट नजर आएगा, ये वाला, ये जो आपका मेन ऑडिट का फॉर्मेट होता है ना, सिर्फ ये नजर आएगा, और एक ऊपर पर्पस लिखा होगा ऑडिट का, नीचे फाइंडिंग्स और कंक्लूजन का एक हेडिंग होगा, और बस दैट्स ऑल, एंड पे उसका रिजल्ट मेंशन होगा। तो मतलब मेन भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस हमने ऑडिट का जो स्टैंडर्ड है ISO 19011, उसके मुताबिक हमने ये सीक्वेंस सारा यहाँ पे डिटरमिन किया हुआ है कि इस सीक्वेंस के मुताबिक आप रिपोर्ट बनाए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे रिपोर्ट हमने डिस्कस कर ली है। रिपोर्ट से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी पहले, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे भी थोड़ा सा हमारा काम है, हमें इंटीग्रेशन भी करनी है अभी और क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, तो टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूंगा, फिर भी अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं तो मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। मतलब आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, उस स्पेसिफिक पॉइंट को जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो आप उसको मेंशन करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वॉइस नोट कर दूंगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको। लेकिन ये कि क्लियर जरूर करूंगा, बट ये कि मेन अब आपका काम है कि इसको अंडरस्टैंड करें, और इसको फिर अगर आप इसके ऊपर थोड़ी एफर्ट करेंगे ना तो फिर आपको इसकी चीजें पल्ले पड़ेगी। अगर आपने कभी कुछ घोल के आपके दिमाग में डाले तो मैं ये सारा दिन उल्टा सीधा दिन यहाँ पे होता रहूंगा ना। तो अगर आप खुद से भी उसको सीखना चाहते तो मैं कभी भी आपको सिखा नहीं सकता। ठीक है ना, आपको खुद से थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी। प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो उनको गाइड किया जाता है, फिर वो खुद चलने लगते हैं, ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है उनका, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं,
वो इंफॉर्मेशन को लेके इनको वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट आप देखें, इस फॉर्मेट को फॉलो करके जब आप रिपोर्ट बनाएंगे, जो कल की मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, एक असाइनमेंट दी है, तो आप इस रिपोर्ट को फॉलो कर लें, इसका फॉर्मेट आपने फॉलो कर लें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारी डिटेल आप उसमें मेंशन करें, क्योंकि हमने वहां पे, मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है वो क्लॉज 6 की दी है, सिर्फ क्लॉज 6 की, ये वाली क्लॉज की, और इसकी एसोसिएटेड क्लॉज की। क्लॉज 6 ही है ना जी, 6 है मेरा ख्याल है। कि कौन सी क्लॉज है जो कल की आपको असाइनमेंट दी है मैंने, तो मुझे रिमाइंड करवाएगा। ISO 45,000 क्लास 8 का ISO। कौन सी क्लास है जी? क्लास 6, यस। तो क्लास 6 की जो है ना, देखिए क्राइटेरिया बड़ा इजी सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, ये 6.1 है, 6.2 है, दो इसके अंदर क्लासेस मेंशन हुई है। ठीक है ना, ये अगर लेकिन आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, अगर इसमें कोई मिसिंग है तो आपने ऐड करनी है वो सब क्लास। ठीक है ना, उसको ऑडिट करना है, और उसके बाद उसके एविडेंस लिखना है, और इंटरव्यूज की डिटेल वगैरह, और इसी तरह ये जो मतलब है कि डिटेल्स है, आप मतलब है कि यहाँ पे ऑडिट रिजल्ट, ऑडिट मेथोडोलॉजी में आप सिर्फ ये लिखेंगे कि जी मैंने क्लॉज 6 का सिर्फ मेरा स्कोप है, तो मैंने उसको ऑडिट किया, बाकी मेरा आउट ऑफ स्कोप है बाकी क्लॉजेस, इसलिए मैंने उसको ऑडिट नहीं किया। ठीक है, इसलिए क्राइटेरिया में आप सिर्फ क्लॉज 6 प्लानिंग शामिल करेंगे। इसके पर्पज में आप ये देखेंगे यहाँ पे, यदि मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म विद ऑल लिखेंगे, आप लिखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम conforms with clause 6 requirements of the audit standard. The organization and determine the boundaries and applicability of the MS, ये आपका स्कोप नहीं है। बाउंड्रीज की एप्लीकेबिलिटी क्लास 6 के ऊपर लागू नहीं होती, ये ऑल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म विद ऑल एप्लीकेबल लीगल। आप ये नहीं लिखेंगे कि मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म्स विद ऑल एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये भी आपका स्कोप नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम इज कैपेबल ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी, ये क्लास 5 है, ये भी आपका स्कोप नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश मेंटेन, ये भी आपका स्कोप नहीं है। उस असाइनमेंट के मुताबिक जो मैंने आपको दी है, उसमें सिर्फ आपका एक स्कोप बनता है, मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म्स विद क्लास 6 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिट स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है, आसान दिया है काम, आपको मुश्किल नहीं दिया। प्रैक्टिस के लिए ना, तो आप अगर एक भी क्लॉज का सही ऑडिट करना आपको आ गया, और एक छोटी सी रिपोर्ट आपको सही इस सीक्वेंस के मुताबिक आप बनाए, अब देखिए, अब इसमें आप मतलब है कि जो आपको समझ आती है कि ये चीज गैर जरूरी है, आप उसको मत उसमें शामिल करें। जो उससे रिलेटेड चीज है ना, जितना सवाल आपसे पूछा है उस सवाल के मुताबिक आप उसका जवाब लिखें। ठीक है जी, और कोशिश करें उसके ऊपर, इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो, लेकिन अगर आप कहें ना कि जी मैं कोशिश भी ना करूं, और चीज भी बहुत अच्छी मेरे से लिखी जाए, और मैं परफेक्ट भी लिखूं, तो ये मुमकिन नहीं है। कोशिश के बगैर मुमकिन नहीं होगा, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको जान मारनी पड़ेगी उसके ऊपर, आपके अपने फायदे के लिए, आपके अपने बेनिफिट के लिए, आपको काम आएगा फ्यूचर में। इतना जोर मैं भी लगा रहा हूँ, फेफड़े अपने खा रहा हूँ, तो मकसद ये है कि आपको मतलब है कि इन चीजों की अब भी प्रैक्टिस हो जाए, ताज़ा ताज़ा आपने ट्रेनिंग ली है, आप इसको एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर सारी जिंदगी आपको इसका, इसकी कोई ना कोई आपकी मेमोरी में इसकी यादाश्त रहेगी। अगर आप करेंगे नहीं इसको, इसीलिए मैंने इसको ग्रेडेड एक्टिविटी रखा हुआ, ताकि लोग सीरियस कर ले। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सीरियस लेते, अनफॉर्चुनेटली। आपको तो नहीं स्पेसिफिकली कह रहा कि मुझे, आपको मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया, तो बाकी जो पिछले ग्रुप्स में कुछ एक आध दूसरे ऐसे होते हैं जो कि नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है उनका, तो वो फिर अपना नुकसान करती है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं करता। सर्टिफिकेशन तो तभी मिलेगी जब आप पास कर लेंगे एग्जाम को, 50% आपने मार्क्स 800 तक लेने हैं, तब आपको सर्टिफाई किया जाएगा। अदरवाइज फिर आपको एक चांस दिया जाएगा, अगर फिर भी आप फेल हो जाते हैं तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी है। बाकी आप वो सेफ्टी काउंसिल वालों से डिस्कस कर लीजिएगा, जहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो मुझे पता है मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। सो अभी चंद सेकंड रह गए, ये सेशन हमारा एंड हो जाएगा। अगले सेशन में हम इंटीग्रेशन भी कर लेंगे, और हमारी असाइनमेंट के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है या रिपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर हुआ तो हम एंड पे इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे।